जैसे कि एक तो है कि 10 पावर -1 सेकंड में कंप्लीट हो गई, 10 पावर -2 सेकंड में कंप्लीट हो गई, पलक झपकते कंप्लीट हो गई। मतलब प्रोडक्ट्स के हिसाब से तो स्पीड बढ़ रही है और रिएक्टेंट्स के हिसाब से स्पीड घट रही है। यही याद रखना है। ये जो रेट्स है ना, ये रेट्स हम कभी भी थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। ये पूरा चैप्टर ही एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हुआ था। क्या हम सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को ये दिख जाएगा क्या कि इसमें स्लो स्टेप कौन सा है? नहीं दिखता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर ओलंपियाड वाला चैनल, जहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मैं दीपक शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और आज हम शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक को। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, आपने सभी लेक्चर्स ढंग से देखे होंगे, सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाए होंगे और क्वेश्चंस किए होंगे। मॉड्यूल्स वाला वापस से मैं एड्रेस कर देता हूं कि मॉड्यूल्स आप सभी को मिल गई होगी। अब धीरे धीरे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं बच्चों हमारे इस साल के कोर्स के कंक्लूजन की तरफ। और ऑलमोस्ट आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे आपको पता लग जाएगा कि NSEJS ने अपनी वेबसाइट पे जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर कर दी है। आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। IAPT की वेबसाइट है, वहां पे चेक कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं, अपनी एज लिमिट चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं जो भी लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे से आगे तरक्की करते रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे किसी भी एग्जाम में। और मेरा और हमारे सभी टीचर्स का और ओलंपियाड वाला का, PW का नाम रोशन करते रहेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको सिमिलर लग सकता है, किससे? केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम से। क्यों? क्योंकि ये वही चीज है। यहां पे हम कर क्या रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस की। केमिकल काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक्स में क्या होता है, वो भी हम समझेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं अल्टीमेटली इन सबका सार क्या है, इन सबका कंक्लूजन क्या है। इन सबका कंक्लूजन है हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है बेटा। थोड़ा बहुत हमको ये मान के चलना है कि जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उसका ही यहां पे आएगा बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, मोलिकुलरिटी क्या होती है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। इन सब के बारे में पढ़ना है। दो तीन चीजें हैं, जैसे कि थोड़ा सा एक रेफरेंस आएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप एंड रिजल्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नो इश्यूज। और आज का लेक्चर कई जगहों पे ऐसा रहेगा जो आपको मानना ही पड़ेगा कि ऐसा है। अब आप ये बोलेंगे क्या दीपक सर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिएक्शंस की एक्चुअल बिहेवियर है। हम कहने को बोल देते हैं कि N2 + 3H2 gives us 2NH3, बट वहां पे इन रियलिटी हुआ क्या है? नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में किस तरीके से बिहेव किया, किस तरीके से बॉन्डिंग इनिशिएट की और अल्टीमेटली NH3 की बॉन्डिंग क्यों बनी, वो सब जो चीज स्टार्ट करती है, डिसाइड करती है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम बिल्कुल फ्रेश मन से स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहली चीज जो हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, किसी भी रिएक्शन की रेट के बेसिस पे, मतलब उसकी, अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बात करूं, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड, ठीक है बेटा। द केमिकल रिएक्शन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहली है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, मतलब ये इतनी जल्दी होती है कि हमको पता ही नहीं लगता, बस दिखती है चीजें। जैसे मान लो, अगर आपने देखा होगा प्रेसिपिटेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि लेड सल्फेट कैसे बनता है। ये जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो 1 सेकंड में हो जाती है। आपने केमिकल ए केमिकल बी से मिक्स किया और एंड रिजल्ट पे आपने देखा, अरे इसमें तो प्रेसिपिटेट जमना स्टार्ट हो गया।
इतना कम टाइम लगता है, ठीक है। इनकी रेट बहुत ज्यादा होती है। जनरली ये रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इन्वॉल्व होती है आयोनिक स्पीशीज, जिनको हम लोग बोलते हैं, इन रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, आयोनिक रिएक्शंस बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इनके बारे में कि ये कौन सी रिएक्शंस हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारी की सारी इस कैटेगरी में आ सकती है। किस कैटेगरी में आ सकती है, जिनको हम लोग बोल रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, या फिर जिनको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। आई होप ये क्लियर हो गया सभी को। आगे बढ़ा जाए। ये एग्जांपल आपको याद रखना है बेटा, ऐसा नहीं कि आपको यही एग्जांपल याद रखना है, आपको ब्रैकेट वाली चीज याद रखनी है कि क्या ये हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस सब किस में काउंट होगी, हमारी वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ओके बेटा। उसके अलावा ये वाला देखो एक नया मॉडरेट रिएक्शंस, मतलब कि इनको हम लोग धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि एक तो है कि 10 पावर -1 सेकंड में कंप्लीट हो गई, 10 पावर -2 सेकंड में कंप्लीट हो गई, पलक झपकते कंप्लीट हो गई। एक है जो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, मतलब उनकी स्पीड न तो ज्यादा ही ज्यादा है, न ज्यादा ही कम है। समझ गए चीज, न तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ना बहुत कम है। तो उन रिएक्शंस को बोला गया है मॉडरेट रिएक्शन। ये नॉर्मल टेम्परेचर्स पे होती है, इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इनको हम लोग लिटरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए बेटा, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलेंगे बेटा इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस रिएक्शन को जब आप देखोगे, मैंने कहीं पढ़ा था, इस रिएक्शन को दिन लग जाते हैं, मतलब 1 से 2 दिन से लेकर हफ्ता तक भी इस रिएक्शन को बनने में लग सकता है। आपको लिटरली वहां पे विजुअलाइज होगा, मतलब आप देख पाएंगे। देख पाएंगे का मतलब क्या, कि आप देखेंगे धीरे धीरे वहां पे नया नया कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड क्या बन रहा है, वाटर, एंड साथ में क्या निकल रही होगी, ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर हम बात करें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की, तो इसका भी जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये रिएक्शन भी हम लोग मॉडरेट में ही काउंट करेंगे, मतलब कि ये हमको होते हुए दिख सकती है। बर्निंग रिएक्शन, जैसे कि आपने कोल बर्न किया, कोल बर्न तो आपकी आईज के इन फ्रंट हो रहा है ना, आप देख सकते हैं वो कोयला है या कोल है, वो बर्न होना स्टार्ट हो गया, तो वो किसी रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं हम लोग, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एलपीजी का बर्निंग देख सकते हैं, वो इंस्टेंटेनियस है, वो बहुत जल्दी होती है भैया, उससे बच के रहना है हमको। ठीक है, आगे देखेंगे। अब की बार बात कर रहे हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। ये रिएक्शंस तो इतनी स्लो है, जैसे कछुआ और रेबिट का जो हमारा रेस होता है उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि ये रिएक्शन तो इतनी स्लो है कि लगता ही नहीं कि रिएक्शन हो रही। मैं आपको एक जनरल सा किस्सा समझाता हूँ। हम लोग यहाँ विद्यापीठ में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो एक एक्सपेरिमेंट करना था मुझे, तो मैं उसके लिए एक स्पिरिट लैंप लेके गया। अब स्पिरिट लैंप में हमने भरा था उस दिन स्पिरिट भरा, और उस वजह से थोड़ा बहुत उसका आयरन की कोटिंग है ना, आयरन का बना हुआ है लैंप, तो उस पर थोड़ा सा स्पिरिट गिर गया। फिर मैंने पानी से उसको साफ करके रख दिया। ठीक है, ये बात थी 16 अगस्त की बात थी। ठीक है, अभी जब मैंने उसको 22 के आसपास देखा, 22 अगस्त के आसपास देखा, तो मतलब कल परसों में ही देखा, उस स्पिरिट लैंप पे पूरा ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस जमा हो गया। मुझे तो पता लग गया कि रस्टिंग है ये, लेकिन इसको आप डेली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे आप गेट खोल के देखोगे, अरे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या इसमें, नहीं, तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है। अगर आप वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली हमारी आंखों के सामने वो रिएक्शन नहीं होती है। उस रिएक्शन को टाइम लगता है, डेज लग सकते हैं, मंथ लग सकते हैं, या फिर आप बोलिए कि साल भी लग सकते हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बता ही रहा था, ये रहा। ठीक है, यहां से एक और इंपॉर्टेंट टेक अवे है, फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को क्या बोला गया, रस्टिंग। यहां पे वो कभी कभी ये भी पूछ लेता है बेटा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन रस्टिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो कि रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है, मैं इस रूम टेम्परेचर पे राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट इफ आई फिल दिस रूम विद हाइड्रोजन, एंड मैं फिर चाहूं कि उसमें ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन भी हो, तो पानी तो बनेगा, लेकिन वो मुझे ऑब्जर्व नहीं होगा, वो सराउंडिंग में मॉइस्चर की फॉर्म में बन रहा होगा और वो बनता रहेगा।
ठीक है, तो कौन सी रिएक्शंस हैं सारी की सारी? ये रिएक्शंस है वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें बात करनी है केमिकल काइनेटिक्स की, मतलब केमिस्ट्री के अंदर कहां कहां मोशन मूवमेंट की बात हो सकती है, उसे हम लोग देख रहे हैं यहां पे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। किस तरीके इनकी मैकेनिज्म होती है कि रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म तक तो नहीं जाएंगे, इतना डीप तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैकेनिज्म का मैं वर्ड यूज कर लेता हूं आपके सामने ताकि आपको याद रहे कि हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड स्लो हो सकती है, जैसे मेरी आवाज है अभी तेज हो गई, ऊंची हो गई, वैसे स्पीड भी तो हो सकती है ना ऊपर नीचे, तो वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आ जाइए, अब हम समझेंगे एक बहुत ही बेसिक चीज, वो है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डेफिनेशन हमको क्या याद रखनी है, ये रही। द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड या वेलोसिटी आप कुछ भी बोल सकते हो, इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आने वाला है उसको बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो बोलना है उसको डेल एक्स अपॉन डेल टी, मतलब कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब कि x फाइनल मतलब कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। समझ में आ गई ये चीज? अगर यहां पे लिमिट जीरो की तरफ टेंड कर दें, ये डिफरेंशिएशन की टर्म है वैसे तो, आपको बस ये याद रखना है कि जब लिमिट टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, x टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो यहां पे इसको बोल सकते हैं डेल। नहीं बोलेंगे बेटा, डेल का मतलब तो एवरेज हो गया, मतलब एवरेज का मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल हो गया यहां पे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं dx बाय dt, ये है इंस्टेंटेनियस वाली बात, हर सेकंड पे किस हिसाब से चेंज हो रही है, इसको कहा जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया सभी को? अब देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन को जनरली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग करते हैं एक्टिव मासेस से। याद आ रहा है वो डब्बा बनाया था, अब्बा डब्बा जब्बा, एक डब्बा बना के हम उसके अंदर वैल्यूज लिखते थे, वो क्या था? एक्टिव मास, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसका फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? मोल अपॉन लीटर, उसकी यूनिट क्या होती है? मोल अपॉन लीटर, यही तो होती है यूनिट, क्या है? मोल अपॉन लीटर। तो द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट। मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ, अब से लिखा हुआ है यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस रेट कब है? जब डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि जो हमारा T2 माइनस T1 का है वो डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब T इक्वल टू 1 सेकंड, T इक्वल टू T2 इक्वल टू 1.00000001 सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट पास हो गया, उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं इसको देखना मत पीछे, प्लीज डोंट सी। अब बताओ मुझे कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से निकालो तो किसकी पॉजिटिव आएगी, किसकी नेगेटिव आएगी? टाइम के साथ में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है या घटती है? बताओ। टाइम के साथ में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो घटती है बेटा, तो उनके हिसाब से रेट कैसी है? नेगेटिव। और टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तो उनके हिसाब से रेट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मतलब प्रोडक्ट्स के हिसाब से तो स्पीड बढ़ रही है और रिएक्टेंट्स के हिसाब से स्पीड घट रही है, यही याद रखना है। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है देखो। चलें आगे, अब थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। देखो, इसको जितना समझ सकते हो समझ लो, तुम्हारा धर्म यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर। जब जब मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूंगा, यही से स्टार्ट करनी है मुझे रेट ऑफ रिएक्शन। आगे चलते हैं, तो देखो बेटा, किसी एक रिएक्शन में अगर मैंने उसको लिखा है ऐसे, ये A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D, ठीक है? और यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, जो मतलब हर सेकंड में चेंज हो रही है, जब लिमिट टेंड्स टू टी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझना, इसी रिएक्शन में चार हिसाब से, फोर टाइप से मैं इसको लिख सकता हूं। पहला तो हो गया डी एक्टिव मास ऑफ ए बाय डी टी, एक हो गया डी एक्टिव मास ऑफ बी
बाय dt। अगला क्या होगा, d एक्टिव मास ऑफ c बाय dt, और अगला क्या हो जाएगा, d एक्टिव मास ऑफ d बाय dt। ये चार ही तो मुझे रेट्स बता रही है ना। अब मुझे बताओ कि इसमें a बन रहा है कि खत्म हो रहा है, इसके अंदर a बन रहा है या खत्म हो रहा है, a तो खत्म हो रहा है, तो क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a। वो क्या हो गई, da बाई डी टी, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव में जाएगा क्योंकि वो खत्म हो रहा है, तो वो क्या हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी। सेम b भी तो खत्म हो रहा है बेटे, b भी तो खत्म हो रहा है, b भी नहीं, b भी तो खत्म हो रहा है। यार देखो कभी कभी ना ऐसे शब्दों का फेर हो जाता है और उसमें फिर खेल हो जाता है, तो यहाँ ध्यान से देखो, b भी तो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे db बाई dt का नेगेटिव हो जाएगा। अब प्रोडक्ट के हिसाब से तो मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है भाई प्रोडक्ट को लेके, तो क्या करना है वहां पे, प्रोडक्ट के हिसाब से क्या होगा, ये dc बाई dt की तो फॉर्मेशन हो रही है, dd बाई dt की भी फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे। समझ में आ गई ये चीज। आगे देखो, अगर रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, जैसे चाहूं वैसे लिख दूं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहां पे इनके कोफिशिएंट्स आ गए, देखो ध्यान से, ये कोफिशिएंट 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 सब आ गए। अब बच्चा जी इन कोफिशिएंट्स की वजह से रेट में क्या होगा, मैं इसको यहां प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है, प्रूव में डेरिवेशन लगता है, फिर आपको एक्सप्लेन होगा। आपको ये याद रखना है कि जब ये कोफिशिएंट्स के साथ में रिएक्शन है, इसकी आपको रेट कांस्टेंट लिखनी है, रेट का रिएक्शन ऑफ रेट लिखनी है, तो कैसे लिखनी है, ऐसे फ्रैक्शन से डिवाइड होगा, ये जितना कोफिशिएंट है उतना उसको यहां पे इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी, के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी, और के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी। मतलब जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे उनको रैशनलाइज कर देंगे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, यही तो यहां लिखा हुआ है बेटे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या बोला जाएगा, dx बाई dt। क्या बोला जाएगा, dx बाय dt। वो किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस, इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ दिस, इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ दिस। ये है तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया, ये है तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन। अब याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। आपको मैं यहां समझा रहा हूं कि मैंने ये नेगेटिव यहां पे क्यों लगाया, देखना। ये A प्लस B गिव्स यू C प्लस D। रिएक्शन है T इक्वल टू 0 पे, तो सारा का सारा ये यहां पे भरा हुआ है A, यहां भरा हुआ है B, ये है 0, ये है 0। अब T इक्वल टू T मान लो, T1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा x, और ये भी हो जाएगा x। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, ठीक है। अब इसके लिए लिखो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये लिखा जाएगा, तो ये क्या बनेगा, a माइनस एक्स माइनस a अपॉन t माइनस 0, यही बन रहा है, ठीक है। b के लिए लिखूंगा सेम चीज, तो b माइनस एक्स माइनस b अपॉन t2 माइनस 0, मतलब t माइनस 0 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम डेल्टा x बाय डेल्टा t तो लिख रहे हैं यहां पे, और क्या लिख रहे हैं हम लोग, वापस से देखो ना एक बार, हमको लिखनी है यहां पे डेल्टा x माइनस अपॉन डेल्टा t। ये क्यों लिखना है, क्योंकि हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलते हैं, कि जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसे होती है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, वही तो कर रहे हैं यहां पे, कर दिया। अब देखो यहां पे ध्यान से, जैसे अब C का ले लो,
सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो अपॉन टी, टी का क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो अपॉन टी। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है ये ए से ए कैंसल, माइनस एक्स अपॉन टी। अब आप मुझे बताओ एक बार कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में होती है क्या, नहीं होती है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में होती है क्या, नहीं, तो इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो बाहर माइनस आ रहा है ना लास्ट में, ये जो बाहर का माइनस था ना बेटा, ये बाहर का माइनस, ये बाहर का माइनस, ये एडजस्टमेंट के लिए लगाया गया है ताकि आप इस पॉइंट को समझ जाओ कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गया। और एक और चीज समझ लो, मैंने 100 किलो ए लिया, 50 किलो बी लिया, 50 केजी बी, 100 केजी ए, नाउ दे बोथ आर रिएक्टिंग। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन विल इंक्रीज, नो इट विल डिक्रीज बिकॉज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी डिक्रीजिंग, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन स्लोज डाउन विद टाइम। जब जब रिएक्शन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। अब इसकी यूनिट क्या होती है बताओ, इसकी यूनिट कौन समझाएगा, तुम सब समझा सकते हो, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ए भाई जरा देख के चलो। ठीक है, ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल ए बाय डेल टी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम, यही तो है, मोल अपॉन लीटर, कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास अपॉन टाइम, यही तो उसकी यूनिट है। यही तो कह रही हैं बबीता जी, यही तो कह रहे हैं जेठा जी कि यूनिट ऑफ कॉन्सेंट मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम, मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम। ठीक है, अब गैसेस के हिसाब से लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आपको देखना है रेट आएगी गैस के हिसाब से आएगी एटीएम पर टाइम में। प्रेशर चेंज, गैसेस में तो प्रेशर ही होता है प्यारे बच्चों, गैसेस में तो प्रेशर ही होता है, हमने पढ़ी भी है, जब हम वहां पे गैस केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने केपी निकाले थे, याद आया, आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हम लोग निकाल के आए थे केपी, अब देखो केपी निकाल लिया, वो प्रेशर की बात थी, तो प्रेशर जब रिएक्टेंट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, तो रिएक्टेंट्स का तो कम होगा ना, तो उस हिसाब से क्या बन गया यहाँ पे, एटीएम अपॉन टाइम इक्वल टू रेट इन मोल लीटर एटीएम इंटू आरटी। जो भी रेट आपकी आ रही है ना मोल लीटर वाली, उसको इंटू आरटी कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, रेट ऑफ गैसेस, रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, आएगा तो आप लोग सरेंडर कर दोगे अगर आपको ये बात याद नहीं रही तो। कोई भी गैसियस रिएक्शन है, आपसे पूछा गया बेटा इसकी रेट बताओ, आप सब चौक, भैया इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, अब कैसे करूंगा, फिर क्या करना, फिर, या फिर उसने दिया क्वेश्चन, उसने बोल दिया गैस की यूनिट, मतलब गैस का वो दे दिया, क्या बोलते हैं आपको, कॉन्सेंट्रेशन दे दी, वॉल्यूम दे दिया, सब दे दिया, अब आपसे पूछ लिया उसने व्हाट इज द रेट कांस्टेंट इन एटीएम अपॉन टाइम, एटीएम अपॉन मिनट, एटीएम अपॉन सेकंड, कुछ भी बोल दिया, अब कैसे करोगे, टोक, खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं, यही तो कि एटीएम अपॉन टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको, जो आपका रेट आया, नॉर्मल रेट आएगा, x2 अपॉन x1, x2 अपॉन t1 वाला, x माइनस x2 अपॉन वो वाला जो भी आएगा, उसको इंटू आरटी कर देंगे, हमारा काम स्मूथली हो जाएगा। इतनी सी बात है, क्या आप समझ गए क्या, प्लीज, चलो अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप समझ गए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे पहले, यहां तक में कोई डाउट नहीं है ना, अभी भी देख लो, अभी वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हो और यहां पे आप देख लेना, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेरी आएगी आप मुझसे बात मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उम्मीद करता हूं, वैसे तो कोई क्वेरी आनी नहीं चाहिए आप लोग को, आप आसानी से इसको कर सकते हो, यहां तक मैं सिर्फ थ्योरी समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक आध क्वेश्चन करते हैं। चलो
क्वेश्चन लगाते हैं एक, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट आर एट डिफरेंट टाइम्स आर गिवन, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आर गोज टू पी ड्यूरिंग इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपको ये कुछ डेटा दिया हुआ है, 0 सेकंड पे आर की कॉन्सेंट्रेशन ये है, 5 सेकंड पे ये है, 10 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन ये है, 20 पे ये है, 30 पे ये है। एक बात तो तय है, आप लोग भी उस पर सहमत होंगे, एग्री कर रहे होंगे कि सर देखो टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो रही है। समझ में आ गई ये चीज, टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। हम पहले से ही तैयार कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं पहले सेट के लिए निकालूं, मतलब 0 से 5 वाले सेट के लिए निकालूं, 2 में निकाल दूं, एक आप निकाल दोगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? 2 सेट में निकाल दूं, एक आप निकाल दोगे? वैसे तो इसमें काफी सेट बन सकते हैं, 0 से 5 का एक, 5 से 10 का एक, 10 से 20 का एक, या फिर 10 से 20 से 30 का एक, 10 से 30 का भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? रेट ऑफ रिएक्शन ही तो निकालनी है, तो आप प्रैक्टिस के हिसाब से सबको निकाल के देख लेना, ठीक है? तो मैं निकाल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं t इक्वल टू 0 और t2 इक्वल टू 5। ये मैं आपको निकाल के देता हूं, ठीक है? 5 सेकंड्स में है ये बेटा, ठीक है? यहां पे किस में है ये? सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स में है ये, ध्यान रखनी है आपको, ये सब किस में है? सेकंड्स के अंदर। चले, तो इसके लिए पहले x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? x1 की वैल्यू है 160 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 80 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल अपॉन लीटर। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बोले तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, आंसर आ जानी। चलो, x2 कितना है? 80 इंटू 10 पावर 3 माइनस 160 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 5 माइनस 0, कितना आ जाएगा बेटा? 3 था, ठीक है? 10 पावर माइनस 3 को कॉमन लिया गया, यहां पे आया 80 माइनस 160 अपॉन 5 को फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 80 इंटू 10 पावर माइनस 3/5। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 16 इंटू 10 पावर माइनस 3। क्या ये हमारा आंसर है? क्या ये हमारा आंसर है? क्या ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे? हम इसके बाहर एक और नेगेटिव लगाएंगे जो कि फॉर्मूला में लिखा हुआ था। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 16 इंटू 10 पावर माइनस 3। देखो बेटा ध्यान से, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड, ये मेरा आंसर है। आ गया सभी को समझ में? ऐसे ही पूरा क्वेश्चन करना है, रेस्ट पार्ट ये आप घर पे प्रैक्टिस कर लो। और देखो, बात भले ही पुरानी हो, बात कड़वी हो, पर बात तो यही कि ये आपका गृह कार्य है, ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क कैसे करना होता है? घर के काम करते हुए। बस गंदा जोक है, पर यही जोक है आज, एडजस्ट करो इसके साथ में। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब की बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली हमको देखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको इन रिएक्शंस की रेट को एक्सप्लेन करना है या एक्सप्रेस करना है। एक मैं कर रहा हूं, एक आपका है। ऑब्वियस सी बात है, 2 क्वेश्चन है, एक मेरा और एक आपका। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन की। 4BH3 gives you P4 6H2। ठीक है बेटे, ये हमारी रिएक्शन है। अब मुझे निकालनी है इसकी dx बाय dt। मैं हर टर्म में निकालूंगा,
मैं हर टर्म में इसको निकालूंगा, ठीक है। dx बाई dt का सबसे इजी टर्म जो आपको दिख रहा होगा वो ये रहा, प्लस लगाया जाए और यहां लिखा जाए dp4 अपॉन dt, ठीक है, सही है। और यही किसके बराबर होगा बेटा, d अपॉन dt h2, प्लस लगा दें यहां पे। पर अभी भी यहां एक कमी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमें यहां पे इसको फ्रैक्शनलाइज करना पड़ेगा इससे, और सिमिलरली यहां हम लिखेंगे माइनस का 1/4 dph3 बाय dt। ये सब क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस फॉलोइंग, ठीक है। सेकंड वाला आप लोगों को करना है, बहुत ही इजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे लेवल का। क्वेश्चन पढ़िए, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, इस तरीके से करता है, अमोनिया प्लस O2 गिव्स यू NO प्लस H2, ठीक है। अब यहां पे समझना, इन एन एक्सपेरिमेंट, ये जो रेट्स है ना, ये रेट्स हम कभी भी थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, ये पूरा चैप्टर ही एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हुआ था। अभी केमिकल बॉन्डिंग की बात करें या टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। गैस लॉ, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, ये वो चैप्टर्स हैं जो हमको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंफर्म होते थे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाली है, डेटा आया है हमारे पास तो कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना है बेटा, 3.6 इंटू 10⁻³ यही है। समझ में आ गया आपको ये चीज, या कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इसमें dx बाय dt इक्वल्स टू क्या क्या होगा बेटा, देखना एक बार, -1/4 d बाय NH3 अपॉन dt इक्वल्स टू -1/5 d बाय dt ऑफ O2 इक्वल्स टू प्लस 1/4 d बाय dt ऑफ NO इक्वल्स टू प्लस 1/6 d बाय dt ऑफ H2O, यही तो है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ चुका है बेटा, मेरे पास आ चुका है ये चीज, ये चीज गिवन है, हाँ ना बेटा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो पूछा हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया बताना है। तो देखो हमको ये पता है कि यहां पे सेम कोफिशिएंट्स 1/4 dNO बाई dt, 1/4 dNS3 बाई dt, यही तो लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इक्वल्स टू, एग्जैक्ट बन रही है ना, ये जनरलाइज नहीं है, जनरलाइज नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं करनी कैसे है। तो यहां पे ये लिख सकते हैं, जितना डिसअपियरेंस में रेट लग रहा है उतना ही फॉर्मेशन में लग रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो यहां पे बस माइनस लगाना है और ये प्लस लगाना है, तो कितना आ जाएगा, ये मतलब कि कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल अपॉन लीटर अपॉन इंटू सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ लो एक बार इसको, कोई दिक्कत हो तो बताओ।
अब एक बारीक चीज समझो बेटा, इसके अंदर एक बहुत ही बारीक चीज समझो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वो आप मुझे बताना, ठीक है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर कितना आ रहा था? इसका आंसर आ रहा था 3.6 इंटू 10⁻³ मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड, ये आ रहा था, ठीक है? इसको अगर आप टर्म्स में लिखोगे, d/dt की टर्म्स में लिखोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये बताओ। हाँ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है ए या बी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO को लिखने का तरीका क्या है? ये ऑप्शन ए है आपका, और ये ऑप्शन बी है आपका। बताइए इनमें से क्या है सही एक्सप्रेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO को लिखने का? बताइए एक बार। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप इसको पॉज करके आंसर भी देंगे। इसका करेक्ट आंसर है बी। ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? ऑफ NO। और ये चीज जो है बेटा, ये है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई? ये क्या है? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। इसको समझना है डिफरेंस को। ये है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिखी है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। और ये एक्चुअली में क्या है? फॉर्मेशन का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है? आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इसकी। इसी क्वेश्चन में क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर मैं आपको नहीं सिखाता तो आप गलती करते पक्का इस क्वेश्चन में। देखना आपकी बात, ठीक है? आपको निकालनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अरे मुझे ये सब नहीं पता, मैं इस मोहमाया से दूर हूं, पर मुझे ये पता है कि 1/4 टी NO/dt इक्वल्स टू 1/6 DH2O/dt। ये हमको पता है कि नहीं पता है बेटा? ये हमको पता है ना? अब इस सब में से मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ये। आई हैव टू फाइंड आउट दिस। I have to find out this and I have been given this। तो यहां पे देखना मेरे पास लिखा हुआ है 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1/6 D/dt H2O। ये मुझे लिखा हुआ है। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये रेट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। हमने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन में उसको इक्वेट कर दिया, रेट ऑफ इक्वेशन में इसको इक्वेट कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन में उसको इक्वेट कर दिया। तो जाहिर सी बात है इससे हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या बनेगा? D/dt ऑफ H2O इक्वल्स टू, इसको किया तो ये हमारा बन के आएगा 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ अगर इसको आगे सोल्व किया जाएगा बेटा तो ये बन के आएगा 3/2 1.5 3/2 तो 3 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ मतलब कि 5.4 इंटू 10⁻³ और हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। तो यूनिट्स क्या हो जाएगी? मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड। ये हमारी यूनिट बन चुकी है इसकी, और ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ आपके लिए भी एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है। चले बेटा आगे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? इसका हिंट ले लो फटाफट से। dx/dt इक्वल्स टू
-1/4 d/dt of NO2 equals to -d/dt of O2 equals to 1/2 प्लस लगा लेते हैं यहां पे d/dt of N2O5। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 इज गिवन, डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 निकाल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2O5 भी निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है बेटा, आराम से आ जाएगा, देख लेना इसको। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है यहां पे आज। ठीक है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। सबसे पहली, सबसे इजीली अंडरस्टैंडेबल चीज जो है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स किस किस तरीके से यहां पे इफेक्ट करते हैं, यहां पे इसको प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं या इजी बना सकते हैं या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज उसके अंदर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखना कि जब जब रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट चेंज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। सबसे बेसिक चीज है कि मैंने आपको 3 चीज दिया, एक दिया सॉलिड, एक दिया लिक्विड, एक दिया गैस। सबसे तेज रिएक्शन किसके अंदर होगी? गैस के अंदर। रीजन क्या है उसका? रीजन समझ लें एक बार। रीजन ये है कि गैस के पार्टिकल्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो इजीली टक्कर मार सकते हैं। ये जो रिएक्शंस है ये कैसे होती है बेटा? जैसे ये ऐसे समझते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये यहां है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मूवमेंट नहीं होगी तो क्या केमिकल रिएक्शन हो जाएगी क्या? सोचो एक बार। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? दोनों को कांटेक्ट में आना पड़ेगा, कैसे भी आए वो। ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल सॉलिड हैं तो ये मूव नहीं करेंगे इजीली, मुझे इनको कूटना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी, तब जाके ये होगी। ठीक है, अगर ये लिक्विड होंगे थोड़ा सा पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये गैस होंगे तो फटाक से जुड़ जाएंगे। फटाक से मतलब तुरंत ही इंटरेक्शन कर लेंगे। तो वही तो बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज किस में होगी? गैसियस में, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। ठीक है, और इधर जाएंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? अब अगर मुझे बात करनी हो कि नहीं सर मुझे तो सॉलिड में ही तेज करनी है, सॉलिड के पार्टिकल्स को ही मुझे फास्ट बनाना है, तो पाउडर फॉर्म में ले आओ ना बेटा उसको। अगर सॉलिड्स की रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? पाउडर फॉर्म में ले आओ, कि जैसे जैसे पार्टिकल की साइज डिक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की वो कैसे हैं, वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो मेटेलॉइड्स हैं, इस पे भी डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया? किसी रिएक्शन में कोई पोलर एंड आयोनिक सब्सटेंस है, NaCl, HCl, KNO3, NH4Cl, तो वहां पे रिएक्शंस बहुत तेज होगी। याद करो हमने पढ़ा था वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला एग्जांपल क्या था उसके अंदर? आयोनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन, या फिर पोलर कंपाउंड की रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन या न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हो, या फिर सिंपली आप डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। वो रिएक्शन याद आ रही है सभी को? तो वहां के हिसाब से उसी रेफरेंस को लेके यहां पे आ जाओ कि जब किसी रिएक्शन में आपको आयोनिक सॉल्वेंट, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक सोल्यूट दिखेंगे, पोलर कंपाउंड दिखेंगे, तो वहां पे रिएक्शन की रेट कंपैरेटिवली फास्टर होगी। क्यों? उनके पास आयंस है ना एक्सचेंज करने के लिए, बॉन्ड इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। वो ऐसे चुटकी बजा के इजीली उनके बॉन्ड्स रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना वेरी स्लो। इलेक्ट्रॉन को जब आप ट्रांसफर करते हो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यहां पे बहुत तेज होगा। चलें आगे, अगला पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो स्लो एज कंपेयर टू आयोनिक सब्सटेंस। रस्टिंग का नाम पता है सभी को? या आपने देखा होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है, वो फटाफट नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। आयंस का ट्रांसफर इजी है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए स्लो रहेगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रिलेटिवली वेरी मच स्लो। ये रिएक्शंस अभी तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ेंगे भी नहीं, पर जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे। सबसे बेसिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे अब मैं आपको बताऊं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, उसके ऊपर जब आप जोड़ोगे क्लोरीन तो उसको भी क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। वो बहुत स्लो होती है।
ठीक है, वो बहुत स्लो होती है, ज्यादा स्लो नहीं होती बट स्लो होती। ठीक है, अगला पॉइंट जो है जो लिटरली इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। स्टार मार्क कर लो भैया इसको, ये काम आएगा जब हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब भी ये काम आएगा। याद रखना है कि जब जब इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तब तब मैं बढ़ती जाऊंगी, मैं रेट ऑफ रिएक्शन हूं, मैं ऐसे ही पागल बनाऊंगी। अरे भाई गजब शायरी हो गई आज तो। ठीक है, कि जब जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तब तब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल एवरी राइज इन टेम्परेचर। डिग्रीज में बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। बाकी नीचे का आपने रेलेवेंस का नहीं है, मैंने आपको बस दिया हुआ है, इनकेस कोई बोले कि कितना डीप में पूछ सकते हैं तो ये दिया हुआ है, पर आपको बस याद रखना है कि ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल भी हो सकती है विद द डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो जब भी इंक्रीज करना है टेम्परेचर, याद रखो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज वहां से होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। डिफ्यूजन समझते हो ना, डिफ्यूजन, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके मॉलिक्यूल्स की टक्कर मतलब कोलिजन बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ने से ही तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। देखो मोटा मोटी बात क्या है बच्चों, कि आपको पार्टिकल्स का कोलिजन करवाना है। पार्टिकल्स कोलिजन करेंगे मतलब जब वो आपस में कांटेक्ट करेंगे तभी तो रिएक्शन होगी, और अगर पार्टिकल की रिएक्शन करवानी है तो कांटेक्ट को तेज करवाना पड़ेगा। कांटेक्ट तेज कब होता है? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। समझ में आ गई ये चीज? चलो आगे। इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर है, ये भी मजेदार चीज है, पढ़ लो। concentration of reactants, the rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactants, means rate of reaction decreases। अरे भैया सीधी सी बात है, यही तो बनेगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर में। यहां से बनेगा आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, आप ऐसे समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब जब रिएक्टेंट बढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। पर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट बढ़ते कहां हैं? जब केमिकल रिएक्शन में आपने कॉन्सेंट्रेशंस फिक्स कर दी और अब आप उसको बोल रहे हो आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, तो रिएक्टेंट्स तो कम ही होंगे ना जब रिएक्शन आगे जा रही है। A प्लस बी गिव्स यू सी, तो A प्लस बी तो खत्म हो रहे हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। शुरू में तेज होती है फिर धीरे धीरे कम होती है। समझ में आ गई ये बात? बस इनको फीलिंग से समझना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको तो लिख लो आप VIP, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? ये होता तो है केमिकल है, पर ये स्पीड पे काम करता है। ये केमिकल रिएक्शन की इंक्लूसिविटी खत्म नहीं करता, वो एक्सक्लूसिव रहेगी। पर ये क्या करता है? ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है। याद रखना है। अब एक कम ज्यादा कैसे करता है? ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज है, इसको भूल जाओ, पहले अपन बात करते हैं। एक लड़का है दीपक। ठीक है, वो बहुत आलसी है। क्या है? बहुत आलसी है। उसको उसका दिन शुरू होता है 10 बजे। कितनी बजे शुरू होता है? 10 बजे। मतलब दीपक भाई ऐसा है कि 10 बजे तो उठेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे आज, ऐसा वाला माहौल है। 12 साढ़े 12 बजे तक फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर गेड़ी मारने चल जाते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम किया, फिर बटवा वगैरह मारा, पर्स चोरी किया और घर आ गए। ठीक है, दीपक साहब की एक ही समस्या है, उनको अपने पिताजी से बहुत डर लगता है। ठीक है, अगर दीपक सर के पिताजी आ गए, मतलब उनके पिताजी आ गए, तो दीपक सर पता है क्या करेंगे? दीपक सर 9 बजे ही उठ जाएंगे। ज्यादा दिमाग खराब है पिताजी का, तो क्या पता पिताजी की वजह से दीपक सर 7 बजे उठ के भजन वजन भी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पर दीपक सर अपना काम नहीं छोड़ रहे, वो वही बाहर जाएंगे, गेड़ी मारेंगे, बटवा चुराएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, अरे यार मैं ऐसा नहीं करता हूं, बट जस्ट फनी मैं हिसाब से बोल रहा हूं आपको कि दीपक सर का काम क्या है? उठना है, गेड़ी मारनी है, मतलब बाहर घूमना है, बटवा चुराना है, वापस आ जाना है, यही काम है दीपक सर का। ठीक है, पर पिताजी के आने की वजह से कभी कभी जो इंसान 10 बजे उठता था, पिताजी का खौफ देख रहे हो? पिताजी का खौफ देख रहे हो कि पिताजी के आने से वो इंसान आज 9 बजे भी उठ रहा है और 7 बजे भी उठ सकता है। समझ में आ गई? तो दीपक सर कौन है यहाँ पे? दीपक सर है हमारे रिएक्टेंट।
दीपक सर क्या है हमारे, रिएक्टेंट, और पापा क्या है, कैटालिस्ट। क्या पापा के आने की वजह से उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ा क्या? मारते तो भी बटवा ही है ना। हाँ, पिताजी समझा नहीं पाए उनको, पिताजी से डरते हैं लेकिन पिताजी समझा नहीं पाए, क्योंकि पिताजी खुद भी, पिताजी तो अच्छे हैं, पिताजी के बारे में मजाक नहीं, नहीं पिताजी के बारे में मजाक नहीं, पिताजी को पता नहीं कि वो करते क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि पिताजी को पता नहीं कि दीपक सर करते क्या है, बट दीपक सर अपना काम नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो क्या रिएक्शन चेंज हो गई क्या? नहीं, रिएक्शन पहले भी बटवा चोरी करने की थी, अभी भी बटवा चोरी करने की है, लेकिन अब क्या हुआ, टाइम कम हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट कौन लगाता है, कैटलिस्ट। ध्यान से देखो यहां पे कि जब जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस आएगी तो एक टर्म याद रखनी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये कंपाउंड है N2 और ये दूसरा कंपाउंड है O2, इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, N2O5, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, जब कैटलिस्ट, अब देखो इसको समझना कॉन्सेप्ट को, ये मैंने आपको फनी वे में समझाने की ट्राई करी, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मैं आपको सीरियस वे में समझाने की ट्राई करता हूं कि बेटा नाइट्रोजन को अपने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, बॉन्ड ब्रेक करने हैं, O2 को भी अपने बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे आपस के, तभी तो ये नए बॉन्ड बना पाएंगे ना। आपको बात समझ में आ गई? तो इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमको देनी पड़ती है एक एनर्जी, उस एनर्जी का नाम है, उस एनर्जी को हम लोगों ने बोला है ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला गया उसको बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गई ये चीज? तो एक्टिवेशन एनर्जी तक का जो टाइम है वो कम ज्यादा हो जाए तो मजा आ जाए, अगर कम हो जाएगा तो फटाफट से क्या पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा। देखो पहले जब कैटलिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ रही थी, अब जब कैटलिस्ट आ चुका है तो एनर्जी इतनी देनी पड़ रही है। तो बताओ छोटा पाथ कौन सा होगा, एक्टिव होने के लिए छोटा पाथ कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ना, तो इस वजह से जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन का पाथ समझो कि नाइट्रोजन को अपने पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, ऑक्सीजन को अपने पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, ताकि वो नए बॉन्ड बना सके। नए बॉन्ड कब बनेंगे, जब वो फटाफट से एक्टिव हो जाएं। फटाफट से एक्टिव कौन करवा सकता है, कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं। वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम या ज्यादा करता है, इसलिए फटाफट से ये जागरूक हो जाते हैं। जैसे कि दीपक सर जाग गए थे फटाफट से, वैसे ये लोग भी जाग जाएंगे और अपना कंपाउंड बना देंगे। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करने का। या तो वो उसको बढ़ा सकता है या वो उसको कम कर सकता है। अब आप मुझे बताओ कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है तो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी पहले 10 थी अब 20 हो गई तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अगर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है तो अब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है, वो स्लो भी कर सकता है और वो इंक्रीज भी कर सकता है, बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की टाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कर देता है, उस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट या स्लो हो जाती है। क्लियर है चीज? बट कैटलिस्ट कभी भी किसी भी इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बात याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं, लास्ट 2-3 पॉइंट है, जैसे ये इफेक्ट ऑफ सनलाइट। अब देखो मैं ये आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सनलाइट की जरूरत क्यों है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, यही तो बात है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, सनलाइट खुद भी क्या है, एक कैटलिस्ट है। सनलाइट खुद भी क्या है, एक कैटलिस्ट है, ये हमको याद रखना है। बात समझ में आ गई? आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये कब स्टार्ट होगा, विदाउट सनलाइट तो हो ही नहीं सकता। फोटोग्राफी, पुराने टाइम की जो फोटोग्राफी हुआ करती थी इसमें AGBR को यूज करते थे, फिर बड़ा बड़ा कैमरा लगाते थे, वो भी बिना सनलाइट के हो नहीं सकता, बिकॉज AGBR डिकम्पोजेज इन सनलाइट। इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक इफेक्ट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गई सभी को ये चीज? अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की इन डिटेल। चलो स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक समझ लो कि लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट में क्या कनेक्शन है। अब तक आपको समझ में तो आ चुका होगा
बट फिर भी डिटेल में समझा देता हूं मैं आपको कि लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है, हमको एक्टिव मासेस की बात करनी है, ठीक है। तो रेट, किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्टिव मासेस के, ठीक है। एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानना है उसको, और वो एक्टिव मास किसके होंगे, रिएक्टिव सब्सटेंसेस के। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी, तो इसकी जो रेट बनेगी dx बाय dt जो बनेगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा, A और B के, ठीक है। अगर यहां पे उनके साथ में कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं तो क्या बन जाएगी वो, A की पावर A B की पावर B। और हमको पता है ये चीज कि जब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आता है, उसको यहां बोला गया है रेट कांस्टेंट K। रेट कांस्टेंट बोल दो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, K। क्लियर है बात सभी को? ये बस बहुत इजी सा है, इसमें टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट यहां से एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है कि A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। देखो मुझे मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, मुझे मतलब है कि रिएक्शन में कौन खत्म हो रहा है। जो खत्म हो रहा है वो मेरे लिए, जिसने मुझे बलिदान दिया है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मतलब रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट्स पे, ना कि प्रोडक्ट्स पे। ये बात याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट्स पे नहीं करते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब K की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, K की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे ये देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी है, ये मेरा dx बाय dt आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू K इंटू ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई ये चीज? तो dx बाय dt निकालने का तरीका क्या हो जाएगा कि द वैल्यू, पहले तो समझ लो इसके बारे में कि इसको हम कभी कभी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं, जब हमने क्या किया है, सबकी वैल्यूज को यूनिट ले लिया है, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, सबको अब अगर हमने क्या बोल दिया, यूनिट मान लिया, तो क्या बोल सकते हैं इसको, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, टेम्परेचर एंड द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी इसको चेंज कर सकता है, टेम्परेचर भी इसको चेंज कर सकता है, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इसको चेंज कर सकता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर फर्क पड़ता है नेचर का, टेम्परेचर का एंड कैटलिस्ट का। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे चलती है, कॉन्सेंट्रेशन पे, लेकिन रिएक्शन कांस्टेंट किस पे चलता है, नेचर पे, टेम्परेचर पे एंड कैटलिस्ट पे, ठीक है। अब यूनिट निकालने का सिंपल सा तरीका है, यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर अपॉन मोल n-1 इंटू सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे थोड़ी देर में, अभी फिलहाल सिर्फ याद रख लो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, लीटर अपॉन मोल n-1। जैसे यहां पे n लिखा होगा तो उसकी वजह से वहां पे चला गया n-1 चला गया, ठीक है। और n-1 इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, ये आपकी यूनिट है। आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चंस हैं, करते हैं इनको फटाफट से। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, may इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिमेन्स कांस्टेंट एट द एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी, वापस से ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट्स के, और रिएक्टेंट्स तो खत्म होते हैं ना, अगर ये खत्म होते हैं तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, कब, जब रिएक्शन प्रोसीड्स फर्दर। क्लियर है बात, याद रखनी है चीज। आप सभी का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। अगला क्वेश्चन, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पे, इक्विवेलेंट वेट पे, मोलिकुलर वेट पे, या एक्टिव मास पे, किस पे डिपेंड करती है बताओ, ए बी सी डी, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, किस पे डिपेंड करती है बताओ, ऑप्शन नंबर डी पे। हम पढ़ते तो आ रहे हैं, इतनी देर से हम पढ़ क्या रहे हैं, रामायण में सबसे बड़ा कलाकार कौन, यही तो है, अरुण गोविल जी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना है भैया, ठीक है। RCl प्लस NaOH गिव्स यू ROH प्लस NaCl, इसका रेट क्या है, K इंटू RCl, ये आपको दे रखा है,
इस रिएक्शन को कैसे समझ में आएगा, इस रिएक्शन को कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, K इंटू आरसीएल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, K इंटू आरसीएल की कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे बताओ द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे चेंज हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फोकस करो इसके ऊपर कि आपको मैंने दी एक रेट ऑफ रिएक्शन दे दी मैंने, उसकी रेट क्या है, K जो कांस्टेंट है इंटू आरसीएल, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरसीएल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूं चेंज कैसे होगी, जब ये डबल हो जाएगी, कब, व्हेन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या इस पूरी रेट ऑफ रिएक्शन में कहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है क्या, नहीं, तो इसका कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। halved on reducing the concentration of alkyl halide, आरसीएल को बोलते हैं बेटा एल्किल हैलाइड, तो क्या उसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। जैसे ही इसको हाफ करोगे ये भी हाफ, इसको डबल करोगे ये भी डबल। अब आपके दिमाग में अभी इस मोमेंट पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि दीपक सर जो कुछ भी आपने पढ़ा है सब गायब हो गया, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि रेट क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशंस। तो यहां तो दो आने चाहिए थे, आरसीएल भी आना था, NaOH भी आना था, पर आपने सिर्फ एक ही लिया। बेटा इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया एज इट इज, उस पर देखो K इंटू आरसीएल चल रहा है, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ेगी ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो ये उल्टा कैसे बोल रहा है। आप तो गलत हो, आप भी गलत हो, आप ही सही लग रहे हो अभी तक तो। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या भब, ऐसा पॉसिबल है कि आपने टेम्परेचर को चेंज भी किया और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज भी ना हो, ना 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 ना, ये कैसी बात हो गई। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन है, आज मैं क्वेश्चन भर भर के लाया हूं आपके लिए। इफ डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ए इंक्रीजेस द रिएक्शन 4 टाइम्स, ठीक है, ट्रिपलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ए इंक्रीजेस द रिएक्शन n टाइम्स, तो व्हाट इज द रेट प्रोपोर्शनल टू। देखो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए मान लेते हैं पहले तो, ठीक है, ए मान लिया, तो इसको डबल करूंगा तो ये भी डबल होगी, पर वहां क्या लिखा हुआ है कि इसको डबल करते ही ये 4 गुना हो गई, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। अब बात करें इसके, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कर लें, ठीक है, मतलब कि प्रोपोर्शनल टू कर देता हूं पहले मैं, इसको डबल करूंगा तो वो 4 गुना होगा नहीं होगा, देखे देखते हैं एक बार, ठीक है। अभी रेट कितनी आ रही है, ए स्क्वायर। अब मान लो इसी को मैंने फॉलो किया और यहां लिख दिया रेट इज प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर, डबल कर दिया तो रेट कितनी आ जाएगी, 4a स्क्वायर। आ रहा है नहीं आ रहा, 4a स्क्वायर ए स्क्वायर का 4 गुना हुआ नहीं हुआ। या फिर एक बार देखो कि अगर इसको ट्रिपल किया तो 9 टाइम्स हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैंने रेट को प्रोपोर्शनल किया इसके और मैंने यहां लिख दिया 3a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर होगा नहीं होगा, मतलब वापस से ट्रिपल से 9 टाइम्स हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नहीं, स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यस, अंडर रूट ऑफ नहीं, क्यूब ऑफ नहीं। क्वेश्चन पढ़ो वापस से, क्वेश्चन ने जो बोला हमने वही किया। क्वेश्चन ने बोला कि रेट को प्रोपोर्शनल दिखाना है ए के, ये है रिएक्शन आपकी, ए गोज टू बी, ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ द डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंक्रीजेस द रिएक्शन 4 टाइम, मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, तो क्या हो सकता है, यहां पे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं इसको डबल करूंगा तो वो भी डबल ही होगी, लेकिन अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो अगर ये डबल था तो वो 4 गुना, ये ट्रिपल था तो वो 9 टाइम्स। आगे बात समझ में, ये आपको याद रखनी है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करना है, और करते ही इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दोगे कि कैसे आया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.2 मोलार टू 1 मोलार, ठीक है। आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है बेटा, यहां पे फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा, यूनिट के साथ में मिलेगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन करा जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा,
व्हेन अ रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग, लाओ सारा बेसिक्स लेके आओ वापस से, जो कुछ भी पढ़ाया गया है सबका बेसिक निकाल के लाओ फटाफट से, बुम ऐसे करके, ठीक है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ती जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है वो कम होती है। ये आंसर नहीं हो सकता। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है? ये भी नहीं हो सकता। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, हाँ आगे बढ़ रही है रिएक्शन तो ये तो होगा ही सही, ठीक है। द रिएक्शन रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, नहीं, पहले बढ़ती है वो, याद रखना है चीज, ठीक है। सॉरी, पहले घटती है वो, फिर बाद में कांस्टेंट होगी वो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जो है हमारा रेट लॉ। वापस से देख लो कि एक रिएक्शन दी थी आपको, ए बी बी सी सी डी डी। अब यहां पे जब इसकी रेट निकालोगे, हमको पता है रेट किसके प्रोपोर्शनल होती थी? रेट होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है वो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो मेरे बच्चों, जब आप इसको देखोगे तो ये सही है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन ये तो देखो, मैं क्या समझदार आदमी हूं, मतलब केमिस्ट्री वाले समझदार आदमी, हमारे बारे में बहुत मीम्स बनते हैं कि लाल में से पीला डाला हरा निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमको पता है केमिस्ट्री के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जब दो चीजों में केमिस्ट्री नहीं होगी तो प्यार कहां से आएगा? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, मैंने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया, मैं गया, मैंने चौड़े में बोल दिया कि नहीं नहीं, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, में इसका होता है के ए इंटू बी, ये होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भैया। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ये रिएक्शन में दिखने वाले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से एक्चुअल रेट को कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, लॉ ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब मैंने यहां पे भरा तो यहां पे ए की पावर में एक्स और बी की पावर में वाई कहां से आया? ये जो डेटा है ये कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से। तो कहने को तो ये है, लेकिन इन रियलिटी क्या है वो? ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, ये रही 2NO2 गिव्स यू 2NO2 प्लस F2 गिव्स यू 2NO2F, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब मास एक्शन के हिसाब से क्या बन रहा था ये? ठीक है, मास एक्शन के हिसाब से ये बन रहा है, तो इसका अपन ने इजीली आंखें बंद करके लिख दिया इसका आंसर ये, ठीक है। इसका एक्चुअल में क्या बन रहा है? एक्चुअल में इसका क्या होता है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल में? मतलब समझो कि फॉर एग्जांपल इसका क्या होना चाहिए था? इसका होना चाहिए था ये वाला NO2 की पावर 2 और F2 होना चाहिए था, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन में वहां लगे हुए हैं। लेकिन रेट लो जो है उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा जो उसका शो हुआ है, ये है उसका एक्चुअल आंसर। बात समझ में आ गई? एक और चीज देखो, मेरे पास एक और रिएक्शन, इसको बेटर समझाने के लिए एक और रिएक्शन है मेरे पास। एक रिएक्शन है ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन ऑक्साइड प्लस 6H प्लस गिव्स यू दिस एंड दैट। तो मैं गया, मैंने उसका एक्सप्रेशन लिखा, ये मेरे हिसाब से रेट क्या आनी चाहिए थी? के इंटू Br माइनस की पावर 5 इंटू PrO3 माइनस इंटू H प्लस की पावर 6। बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू ये नहीं आई, यहां पे 5 ना आके 1 आया, यहां पे 1 आया, और यहां पे 6 ना आके 2 आया। ये डिफरेंस कहां से आया? आप बोलोगे सर इसको समझाओ, नहीं समझा सकते, क्योंकि ये एक्चुअल में रिएक्शन ने जो किया है वो है। मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं सभी चीजों के। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच 9 इंच है, मेरे उम्र के सब बच्चों की, सब पर्सन की हाइट सेम होगी क्या? या मेरे मूंछों में 1000 बाल इधर से आ रहे हैं, 2000 बाल इधर से आ रहे हैं, सबका ऐसा ही होगा क्या? नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना, ये एनाटॉमी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सिमिलरली रिएक्शन में रिएक्टेंट किस तरीके से बिहेव करते हैं ये भी उन्हीं पर डिपेंड करता है। हम उस बिहेव को एक्सपेरिमेंट में समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? रेट लो। रेट लो रहेगा कैसा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू उसकी पावर, जो पावर एक्चुअल में निकल के आई है। ये पावर किसकी होती है? मोलिकुलैरिटी की पावर होती है ये। आपको मैंने दो एग्जांपल दिए, एक तो ब्रोमीन वाला दिया
और एक ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला एग्जांपल दिया आपको मैंने आपको। इन दोनों एग्जांपल से अगर आप समझोगे तो ये समझना है कि पहली चीज तो हमेशा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो ही नहीं लगेंगे। एक्सपेरिमेंट से जो डेटा निकल के आएगा, जो प्रूवन डेटा है वो लगाना है। आपके सामने देख लो, एक्सपेरिमेंट में तो ये आ रहा था लेकिन रियलिटी में क्या हुआ है, ये हुआ है। इसका एग्जांपल, इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चलो कर देता हूं, ठीक है, समझो इसके अंदर। या फिर एक काम करते हैं, पहले हम लोग मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे। मैं समझा दूंगा, पक्का आपको समझाऊंगा इस चीज का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गई ये चीज? कब अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शंस के ऑर्डर चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पे हम लोग उनको पढ़ेंगे। हमको प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस के बारे में कि हाँ, अगर N2O2 से रिएक्ट करेगा तो पक्का इस हिसाब से ही करेगा, हमको वो याद करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मेमोरी पावर लगेगी इसके अंदर, पर हमको ये याद करना है और उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूं ये इजीली हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता कैसे था उसको समझते हैं अब, ठीक है, कि यही रिएक्शन ले ली जाए। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन हो रही थी, क्या हो रहा था, ये रिएक्शन हो रही थी, तो इसको करने के काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन असली में वही तरीका है जिस तरीके से वो मॉलिक्यूल ने इंटरेक्शन किया। अब वो इंटरेक्शन कैसे होता है बेटा, कि किसी भी रिएक्शन के दो स्टेप होंगे, एक तो होगा स्लो और एक क्या होगा, फास्ट। किसी भी रिएक्शन के दो स्टेप होते हैं, स्लो एंड फास्ट। याद रखो, रेट डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, स्लो स्टेप। आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, ठीक है, और आप गए एक फूड चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। फूड चैलेंज का मतलब क्या होता है कि आपको 1 मिनट में 10 चपाती खानी है, 20 बर्गर खाने, 30 पिज्जा खाना है, ठीक है। और एक आप रेस्टोरेंट में गए फ्री माइंड से कि आज मुझे इस रेस्टोरेंट का सबसे बढ़िया बर्गर ट्राई करना है। और उसी रेस्टोरेंट में अगर आपने फूड चैलेंज लिया तो आपको होगा कि 10 मिनट में आपको इसके 20 बर्गर 30 बर्गर खाने हैं। तो आप मुझे बताओ, खाने का टेस्ट, खाने का मजा आप कब ले पाओगे, जब आप फूड चैलेंज में हो कि जब आप आराम से बैठ के खाना खा रहे हो? जाहिर सी बात है कि जब आप आराम से बैठ के खाना खा रहे हो, यही बात है। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि किसी रिएक्शन की रेट कैसे डिसाइड होती है, तो वो डिसाइड होती है उसके स्लो स्टेप से, जहां पे रिएक्शन एक्चुअली में एंजॉय कर रही है अपने आप को। मतलब कि पार्टिकल्स, एटम्स आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो होता है स्लो स्टेप, और वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही आपको रेट एक्सप्रेशन देके जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है, ये दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में क्या हुआ, एक NO2 ने F2 से रिएक्शन किया और बनाया NO2F प्लस F, और ये था आपका स्लो स्टेप। और यही आपका क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखनी है चीज कि जो स्लो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फिर जब ये कार्यक्रम हो गया, इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे काम कैसे करना है, उसके बाद में क्या हुआ, NO2 ने F से कंबाइन किया और एक और NO2F बन गया। इस रिएक्शन को जब आप ओवरऑल लिखोगे तो क्या होगा, NO2 प्लस NO2 मतलब 2NO2, और ये F से ये F कैंसल आउट हो गया, और यहां क्या बचेगा, प्लस F2। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये और ये 2NO2F, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हमें चैप्टर में, हमें क्वेश्चन में क्या देखने को मिलती है, ये तो हमको लगता है कि सर इसमें तो 2NO2 का स्क्वायर प्लस F2 इंटू F2 का स्क्वायर हो जाएगा। उससे आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। आंसर किससे आएगा, जिसने इस पूरी रिएक्शन की रेट को डिसाइड किया है। वो कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप। अब देखो इस रिएक्शन को देखो, स्लो स्टेप को देखो, इसमें अगर मैं इसके लिए रेट लो लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, K इंटू NO2 इंटू F। यही तो हो रहा है, F2 यही तो हो रहा है। और यहां पे क्या लिखा था, यहां पे भी तो यही लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो स्लो स्टेप रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला स्टेप, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक Br, एक ब्रोमीन ऑक्साइड और एक 2H+ रिएक्ट कर रहे हैं। ये क्या रहेगा, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए इसको ना लिख के इसको लिखा गया। बात समझ में आ गई,
ये रेट का एक्सप्रेशन, रेट लो का एक्सप्रेशन आता कहां से है? ये आता है स्लो स्टेप से, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या सबको ये दिखता है क्या? क्या हम सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को ये दिख जाएगा क्या कि इसमें स्लो स्टेप कौन सा है? नहीं दिखता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम हर रिएक्शन को पकड़ सकते हैं, हम हर रिएक्शन का चेक कर सकते हैं कि यार इसमें ऐसे हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, इसने इसको बनाया, ये स्लो स्टेप था, सारे मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन एक्टिवली हुआ, और यही क्या करेगा? रेट को डिटरमाइन करेगा। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो हमको क्या करना पड़ता है? एक्सपेरिमेंटल डेटा। उसने बोल दिया, बात खत्म। ठीक है बच्चों, यही याद रखना है, इसी से हमको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे। आगे चलते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब नया टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर, रेट लॉ के अंदर, वो है मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ चैप्टर हो गया आपका। अब सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। 2-3 चीजें पढ़नी है, आरएनएस इक्वेशन पढ़नी है और ग्राफ्स पढ़ने हैं। ग्राफ्स हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े, आराम से पढ़ने हैं उन सबको। ये ग्राफ्स और आरएनएस इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो, यहां पे हमको पढ़नी है मोलेकुलैरिटी क्या होती है किसी रिएक्शन की, क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इसको रट लो, इसको समझो कि नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज जो टकराएंगे जिससे कि केमिकल रिएक्शन होगी, उसको बोला जाता है मोलेकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब इसका और एनालिसिस करते हैं। मोलेकुलरिटी ऑफ अ कंप्लीट रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस एंड ओवरऑल काइनेटिक्स। जो पूरी की पूरी मूवमेंट है रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करती है? RDS पे, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, जो कि स्लोवेस्ट होता है। मोलेकुलरिटी सिर्फ हमको देखनी होती कि इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स ने इंटरेक्शन किया है, बस। हमें असली में काम किससे है? हमें काम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, जो कहां से निकल के आएगा वो भी अभी देखेंगे। चलो देखिए, ये रिएक्शन देखो, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन करी है? एक मॉलिक्यूल ने, तो क्या बोला गया इसको? इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? यूनिमोलिकुलर। इसमें 2 ने किया तो क्या बोला गया इसको? बाइमोलिकुलर। इसमें 3 ने किया तो क्या बोला गया इसको? ट्राइमोलिकुलर। ये है इनकी मोलिकुलरिटी। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या समझना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट लॉ के बारे में? तो उसके लिए मोलेकुलरिटी काम में नहीं आती, उसके लिए काम में आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और वो क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स हुज कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है, उसको क्या बोला गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, दिखाने के लिए मैंने A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ सब कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखो, ये कर दिया मैंने। एक रिएक्शन मैंने ऐसे लिख दी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ गिव्स यू पोटैटो। कुछ भी बना दिया मैंने, पोटैटो, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, जनरली लेना। ठीक है, तो आप क्या समझते हो कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? वो है 5। क्लियर है। लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो जो डिसाइड कर रहा है कि इसका स्लोएस्ट स्टेप कैसे बना। मान लो कि जब इसके वो चल रहा था, एनालिसिस चल रहा था, तो हमने देखा कि सबसे स्लो स्टेप कौन सा है? A प्लस बी। सबसे स्लो स्टेप में कौन आया? ये। सबसे स्लो स्टेप जो था ना, उसमें सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? A प्लस बी कर रहा है। कौन कर रहा है? A प्लस बी कर रहा है। मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो यही है तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही तुम्हारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी देगा। तो यहां पे 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। मान लो तुमने एक और बार किसी और रिएक्शन में देखा और तुमने देखा वहां से सबसे स्लोएस्ट वाला कौन सा है? C प्लस डी प्लस ई का कॉम्बिनेशन। इनका इंटरेक्शन जब हुआ तो वो सबसे स्लोएस्ट था, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाएगा n इक्वल टू 3। हालांकि वो ऐसे होती नहीं है, पर अभी समझ रहे हो ना आप कि जो सबसे स्लो होगा वो ही डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की है क्या, डबल ऑर्डर की है क्या, सिंगल ऑर्डर की है क्या? वो सब कौन डिसाइड करता है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से आएगा? जो सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो है वो डिसाइड करेगा इसको बेटा। ठीक है,
ये क्लियर है सभी को? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स इन द रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो लिखा आ गया वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। जैसे कि एक रिएक्शन देखो, एक्सपेरिमेंट किया गया, ये रिएक्शन थी, इसका रेट लॉ निकल के आया ये ए एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि इसके ऊपर पावर x की चढ़ेगी, इसके ऊपर पावर y की चढ़ेगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। इफ अ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म देन द ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ये देखो 2a प्लस 3b गिव्स यू a2b3। इसमें फास्ट वाला ये है a प्लस बी ए बी, स्लो वाला क्या है? ए बी प्लस बी टू गोज टू ए बी थ्री, स्लो स्टेप है, ठीक है। और ये वापस से फास्ट हो गया, तो इसमें जो हमारा रेट लो बन के आएगा, रेट लो क्या हो जाएगा? ये ए बी एंड बी टू, यही तो होगा ना हमारा रेट लो। अब इसमें ये एक है और ये एक है, तो कितना हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। और वही तो n डिसाइड करता है, n इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 की पावर ये, और ये डिसाइड हो गया इससे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। रेट कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कि 3 तरह की ऑर्डर हमको देखनी है। एक और होती है सूडो ऑर्डर, होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ यहीं तक देखते हैं कि सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर डिफरेंट ऑर्डर्स। मान लो आपको मिल रही है रिएक्शन किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मिल रही है, तो कैसी हो जाएगी वो? ऐसी। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आ गया कि KNO2 था, यहां पे NO2 से ही सब कुछ हो रहा है, तो ये इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज यहां पे N2O5 की सिर्फ और सिर्फ एक पावर आ रही है। सेकंड देखो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? जैसे ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स यू 2H, तो यहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कौन काम में आया था? स्लोएस्ट स्टेप में कौन कौन काम में आया था? H2 और I2। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगी? समझ में आ गया? फिर एक और होती है, जैसे ये देखो, ठीक है। इसका एक्चुअली में ये बनता है, HI की पावर कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो क्या बोला जाएगा इसको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहां देखो NO2 प्लस O2 के बीच में रिएक्शन हुई, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा NO स्क्वायर, और यहां पे O2 सिंपल, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो गया? N इक्वल टू 3। तो ये हो गई आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमको याद रखना है कि ऑर्डर कहां से निकालने होते हैं? रेट एक्सप्रेशन से। आप रिएक्शन देख के उसका ऑर्डर नहीं बताओगे जब तक वो रिएक्शन आपके प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे कि आज के बाद आपको पता लग चुका है कि H2 और I2 जब रिएक्शन करेंगे तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। जब NO और O2 करेंगे तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। बट आप नहीं करोगे ऐसा जब तक आपको रेट एक्सप्रेशन ना दिया जाए, रेट लो एक्सप्रेशन ना दिया जाए। डू नॉट टेल कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गई ये चीज? आगे चलते हैं। जैसे कि ये एक टेबल मैंने आपको दे दी है, इस टेबल को आप समझते रहिएगा। ये टेबल थोड़ी जरूरी है आपके लिए, बहुत इजी है। यहां पे देखो ए प्लस बी बी, इसका बना प्रोडक्ट, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? A प्लस बी। ठीक है। उसके बाद में ये वाला देख लो, इसके अंदर जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया रिएक्शन में, तो इसका रेट लो क्या बन के आया? Ka2B0। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये सब आपको देखनी है एक बार। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। ओके, तो देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब आगे चलते हैं, और अब जो क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं यहां से, एक टॉपिक वो भी है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, मैं क्या ये 3 इक्वेशंस लिख सकता हूं? अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके लिए n का वैल्यू 0 है,
फिर मैं बात करूं एक फर्स्ट ऑर्डर, एक ऐसी रिएक्शन जिसके लिए n का वैल्यू 1 है, और फिर मैं बात करूं एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन जिसके लिए n का वैल्यू 2 है। अगर ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यहां पे भी A इक्वल्स टू प्रोडक्ट और यहां पे भी A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसके लिए रेट क्या बनेगी बेटा, इसके लिए रेट बनेगी K इंटू A। अब यहां पे 0 होना चाहिए तभी तो ये 0 ऑर्डर होगी। इसके लिए रेट क्या बनेगी बेटा, K इंटू A1, और इसके लिए रेट क्या बनेगी बेटा, K इंटू A का स्क्वायर, यही तो बनेगी। अब मुझे निकालनी है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके लिए अलग आएगी, इसके लिए अलग आएगी, इसके लिए अलग आएगी। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी वो हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी क्वेश्चन करवा देता है। रेट कांस्टेंट की यूनिट देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, 0 है, फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है बेटा, तो आओ इसको एक बार समझते हैं। यहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। यहां पे K लिख दो और यहां पे लिख दो, ये तो 0 हो गया, मतलब 0 इंटू 1 तो ये 1 हो गया। तो इस केस में जब हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, K की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड। ठीक है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो इसको समझा जाए अब की बार। तो यहां पे क्या हो रहा है, रेट इक्वल्स टू K इंटू A, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है बेटा। तो इससे ये कैंसल आउट हो गया, यानी कि सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर फर्स्ट ऑर्डर K की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन टाइम। जनरली अगर इस सेकंड्स में होगा तो 1 अपॉन सेकंड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स। थर्ड वाले की बात करें बेटा, अब हमारे पास में क्या है ये, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, इसको इससे कैंसिल आउट किया, तो अब क्या बन के आएगा बेटा, फॉर सेकंड ऑर्डर K विल बी 1 अपॉन टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेकंड इंटू मोल इंटू लीटर इंटू सेकंड, यानी कि ये हो गया। इसका आंसर क्या बनेगा, मोल इनवर्स इंटू लीटर। ठीक है, ये आपकी तीनों यूनिट्स हैं, किसके लिए, K के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें हमको टाइम लगेगा और हमको मजा भी आएगा। हमें निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर की निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की निकालेंगे और थर्ड ऑर्डर की निकालेंगे, और यही टॉपिक बेटे कंटिन्यूएशन में चलेगा। बोले तो आज हम सिर्फ इनके ऑर्डर्स निकालेंगे, उनके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। आज इसके ऑर्डर निकाल लेते हैं, ऑर्डर के रेट्स निकाल लेते हैं और उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसके फॉर्मूलाज भी कर लेंगे, फॉर्मूलाज के बेस पे ग्राफ्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन की। अ रिएक्शन इज सेड टू बी 0 ऑर्डर इफ इट्स रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स।
एक रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा अगर उसका जो रेट है वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा, तो इसको समझने के लिए हम सिंपल सा यहां बनाएंगे R2P। ओके, और इसका रेट लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, dR/dt लिख दो। ठीक है, या फिर आप dx/dt लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, मैं आपको dx/dt लिख देता हूं यहां पे। तो ये dx/dt इक्वल्स टू k इंटू A0, किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पे सिंपली क्या बन के आ गया बेटा, ये बन के आ गया dx/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे dx/dt किसके रेफरेंस में लिखा हुआ है, r के रेफरेंस में लिखा हुआ है। r मतलब रिएक्टेंट, ये r यहां पे मैंने ऐसे कर दिया। खुश, चलें आगे। ये dx/dt यहां से निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व किया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू माइनस k dt। ठीक है, ये dx/dt था, इसको ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ये इंस्टेंटेनियस है, ये हर सेकंड पे निकल रहा है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब हम इसको ओवरऑल निकाल के देखेंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन, अगर आपको समझ में नहीं आता इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आई थिंक नहीं आता होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, और जब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू निकल के आएगी ये x, या फिर आप r बोल सकते हो। r की वैल्यूज कहां से निकल के आती है, ये निकल के आएगी R0 से r तक, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस k, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, उसकी टाइम की वैल्यू हो जाएगी T1 से लेकर, मींस या T0 से लेकर T तक। ठीक है, x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा, रिएक्टेंट की। इसको आप लिखोगे इस तरीके से, R माइनस R0 इक्वल्स टू K T माइनस T0, और इसको अगर आप फर्दर सिंपली सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा R माइनस R0 इक्वल्स टू K T0। यही तो बन के आएगा बेटा, आप इसको सोल्व करके देखना, यही बन के आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको पता है T0 की वैल्यू कितनी है, T0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हो जाएगा R माइनस R0 इक्वल टू KT। तो यहां से K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, R माइनस R0 अपॉन T। ये है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन, या फिर रेट कांस्टेंट। R माइनस R0 अपॉन T, ये है आपका कांस्टेंट, कहां पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, तब सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन में ये कुछ इस तरह का आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ इस तरीके का आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ये रहा, K की वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। A क्या है बेटा, यहां पे A है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A माइनस एक्स क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, या फिर किसी किसी जगह पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपल सा, ये K इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log बेस 10 R0 अपॉन R। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है, ये है आपका रेट कांस्टेंट, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कभी कभी इसको अगर आप देखना चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, जो अभी उसमें लिस्ट में भी दिया हुआ था आपको, 2.303 T2 माइनस T1 log बेस 10। शुरू में मान लो कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, कुछ अमाउंट गया, अब बची A माइनस एक्स। यहां पे T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
तो क्या बचेगा, सिर्फ T2 बचेगा या T बचेगा। इस तरीके से भी आप इसका रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑर्डर नंबर 2 की, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा ये हमको याद करना है सभी के सभी, ये हमको याद करने हैं सभी के सभी। जनरल क्वेश्चंस कहां से आते हैं, 0 से लेकर 2 तक में आते हैं क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक में क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हाफ लाइफ, बिकॉज हाफ लाइफ को पढ़ने के बाद में वही चीज काम में आएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, कि हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं इसकी। ओके बेटा, तो ये हमको याद रखना है कि ये फॉर्मूलाज हैं, ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और उन्हीं से फिर हम लोग को इसमें। अब बेटा करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि हमारा प्रैक्टिस का काम हो जाए। याद रखना इसका एक छोटा सा फ्रैक्शन बचा हुआ है हमारे करने के लिए, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना, थोड़ा बहुत वो सीखेंगे, पूरा तो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सीखेंगे बेसिकली उसको। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि ग्राफ से क्वेश्चन कैसे करने हैं। हमारे NSE JS के लेवल पे ग्राफ क्वेश्चंस की काफी इंपॉर्टेंस रहेगी, आप भले मॉड्यूल चेक करना, उसमें भी आपको मिलेंगे ही सही। अब क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लेके आए इसके बारे में कि ये भला क्या है, इसको पढ़ तो लिया हम लोगों ने इतना सारा, तो आओ फिर क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो ये रहा, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। मैंने आपको कहा था क्वेश्चंस करने हैं कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो मैं आपको तीनों चीज एक बार फिर से समझा देता हूं कि अगर हमारे पास 0 ऑर्डर है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, हमारे पास में सेकंड ऑर्डर है। 0 ऑर्डर की रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, मतलब कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की जो होती है वो होती है सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। और सेकंड ऑर्डर की जो वो होती है ये मोल इनवर्स इनटू लीटर इनटू सेकंड। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैं खुद भी भूल जाता हूं यूनिट्स तो, ठीक है। मोल लीटर इनटू सेकंड इनवर्स, ये होती है यूनिट, ठीक है। अब सबसे पहली चेक करते हैं, यहां पे के की वैल्यू कितनी दे रखी है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स ये रही। आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, ये लिखा हुआ है यहां पे सब कुछ, आपको थोड़ा सा बस अब पार की नजर रखनी है बेटा, पार की नजर रखोगे अपने आप समझ जाओगे आप, ठीक है। ये रहा यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे सेकंड इनवर्स रहेगा, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन है सेकंड इनवर्स। अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन थी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। और ये देखो मोल अपॉन लीटर अपॉन सेकंड, तो ये देखो मोल अपॉन लीटर सेकंड, मतलब कि ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, 0 ऑर्डर की रिएक्शन। यूनिट देखने से भी, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखने से भी आप रिएक्शन की रेट पता लगा सकते हो, ऑर्डर पता लगा सकते हो कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है तो आपको अब ये वाला क्वेश्चन घर पे करना है, ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये क्या होगा, आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है बेटा। वैसे तो बहुत इजी है, देख के बता सकते हो आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मस्त क्वेश्चन आया है आपके लिए। द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ iodide ion has been found to be first order in H2O2। कुछ मत करो, क्वेश्चन को बाद में पढ़ना है, सिंपल सा पहले यहां लिख दो, ये रेट इक्वल्स टू के H2O2, मतलब कि H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 के हिसाब से क्या देखी गई है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी गई है। मैं सच कह रहा हूं,
लिटरली क्वेश्चन टाइप करने के बाद मैं इसको अभी पढ़ रहा हूं, तो प्रैक्टिस मेरी वैसे भी नहीं है इसको करने की, मैं आपके सामने करूंगा क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा। फाउंड फर्स्ट ऑर्डर इन H2O2, मैंने वही लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये रिएक्शन है। द रेट कांस्टेंट इज दिस, आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बेटा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.1 इंटू 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स, मतलब मिनट इनवर्स कन्फर्म है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर अब मैं इसको देखूं, मुझे क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो पहली कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, इसका ए का आंसर क्या आएगा, ए के अंदर रेट क्या आएगी बेटा, ए के अंदर रेट आ जाएगी ये आंसर, बहुत इजी है। बी के अंदर रेट क्या आ जाएगी, वापस से के इंटू 10⁻⁻2 इंटू क्या हो जाएगा 0.15। अगेन बहुत इजी है। अब समझदार व्यक्ति ने क्या पूछा, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 वुड गिव रेट ऑफ दिस, तो ये देखो थर्ड बन गया हमारा आंसर। थर्ड में रेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.12 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है बेटा जी, के की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये हो गया हमारा H2O2। तो सोल्व आउट करेंगे इसको, इससे ये कट गया, हमारी H2O2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा 1.12 अपॉन 1.01 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है इसका, बहुत इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया, इसका आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। आई होप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्वेश्चन करने के लिए, इजीली आप कर पाओगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे क्या, अगला क्वेश्चन ये रहा। The rate law of a reaction between among A, B and C has been found this, ये लो रेट लो, ये रहा रेट लो, ये रहा रेट कांस्टेंट, हमारा जो रिएक्शन है वो ये रहा, A B एंड C स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज डबल। रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज डबल। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने क्या कर दिया, C को चेंज करके लिखा अब 2C। क्या बेटा, C को चेंज करके लिखा मैंने 2C, तो मेरी रेट क्या हो जाएगी, K इंटू ठीक है बेटा, तो ये आ गई हमारी 4K इंटू A इंटू B इंटू C स्क्वायर, मतलब कि ओल्ड वाली की 4 टाइम्स हो गई, मींस रेट विल बी 4 इंटू दिस। इसको अगर मैं बोल देता हूं R1, तो यहां क्या आ जाएगा R1। समझ में आ गया ये चीज। अगला देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज हाल्व्ड, मतलब इसको हाफ कर दिया, तो ये लो रेट विल बी K इंटू A/2 इंटू B इंटू C स्क्वायर कर दिया बेटा। ये R कितनी आ जाएगी, K A P और ये C का स्क्वायर, मतलब R कितनी हो गई बेटा, R हो गई हमारी R1/2। चले अगला देखें, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ B एंड C आर डबल्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ B एंड C आर डबल्ड। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, B को रिप्लेस कर दिया अब 2B से और C को रिप्लेस कर दिया अब 2C से, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी बेटा, K इंटू A और यहां पे 2B होगा बेटे और यहां पे 2C स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्दर अगर आप लोग और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा K A B C स्क्वायर 4 इंटू दिस 8 हो गया,
मतलब R क्या हो जाएगी 8R1 स्टार्टिंग में रेट थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है लास्ट वाला जो आप लोग करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ए बी एंड सी आर ट्रिपल्ड, बताओ कितना हो जाएगा 81। करके बताना अब कैसे हुआ, ठीक है, करके बताइएगा आप लोग कि 81 होगा नहीं होगा। 81 टाइम्स R1 इसका आंसर आ गया तो मजा आ गया, मौज कर दी बेटे। 81 टाइम्स R1 इसका आंसर आ गया तो मौज कर दी। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलें और क्वेश्चन करें, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा सभी को। तो और क्वेश्चन करते हैं इसका बेटा, एक और क्वेश्चन लिया जाए। मस्त क्वेश्चन है ये भी। The decomposition of N2O5 at 318 Kelvin according to the following equation follows first order। चाप कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये लिख दो, क्या पता कब काम में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, फटाफट लिख दिया करो, पता नहीं कब काम में आ जाए, ठीक है। The initial concentration of N2O5 was 1.24 into 10 power minus 2 mole per liter and the after 60 minutes the concentration is this। ठीक है, आपको याद आया कुछ? एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का, वो फॉर्मूला क्या था? 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स बोल दो, या फिर इसके अंदर R नोट अपॉन R बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास R नोट की वैल्यू है क्या? ये रही R नोट की वैल्यू, एंड मेरे पास R की वैल्यू है क्या? ये रही R की वैल्यू, और टाइम भी दिया हुआ है। इतना इजी फॉर्मूला है, इतना इजी करेंगे इसको, मजा आ जाएगा। तो ये देखो सिंपल सा, K निकालना था, रेट कांस्टेंट ही तो निकालना है, तो 2.303 T2 माइनस T1, T1 0 है, T2 कितना है 60 मिनट से बेटा, 60 मिनट्स आ गया, इनटू log बेस 10। अब R नोट की वैल्यू कितनी है 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2। हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, सोल्व करेंगे इसको, सोल्व किया तो हमारे पास में आंसर आएगा ये, K की वैल्यू 2.303 बाय 60 log बेस 10 6.2। जो इसका आंसर होगा वही आपका रेट कांस्टेंट होगा बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, और वो आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन से लड़ो एक बार, तब आएगा मजा। मैं हिंट दे देता हूं आपको, इसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको फॉर्मूला लगाना है रेट कांस्टेंट के लिए ये वाला, 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये फॉर्मूला लगा के देखो एक बार। मैं हिंट भी दे देता हूं आपको, 10% ऑफ द ओरिजिनल मेटेरियल रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब आपको देखना है कि यहाँ पे A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी और A की वैल्यू कितनी रहेगी। A की वैल्यू अगर आप 100 मान लोगे तो उसके हिसाब से कर लेना, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। मैं तो आपको इस बात की गारंटी दे देता हूं, ठीक है। आज लेक्चर में कुछ नई नई चीज सीखने को मिली होगी, जाहिर सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर समझ में आया होगा मेरी तरफ से, मतलब दीपक शर्मा की तरफ से। इस लेक्चर के बाद में मैं फिर बोल रहा हूं, अभी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट बचा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, और साथ में हाफ लाइफ भी देखनी है थोड़ी सी, क्योंकि वो हाफ लाइफ अल्टीमेटली न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला टॉपिक जो हम लोग करेंगे उसमें काम में आएगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप इन सभी क्वेश्चंस को जो सोल्व हैं, जो अनसोल्व हैं, सभी को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके प्रॉपर नोट्स रखिएगा। देखिए इसमें डेरिवेशंस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चाहें तो सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि के जो निकालते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए, उसके फॉर्मूले। हाँ, आपको समझना वापस से क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं।
वो और मोलिकुलरिटी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी किस किस चीज पे है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल क्या हो सकता है, टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से कैसे इफेक्ट होती है, या फिर प्रोडक्ट से कैसे इफेक्ट होती है, सब बातें आपको एक बार फिर से शॉर्ट नोट बना के लिखनी है। मैंने ट्राई किया सारा थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाए, आप आराम से कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद करता हूं पढ़ते रहेंगे। अच्छा हम लोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो बैच है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है बेटा। आशा करता हूं आप लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जम के तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। टेक केयर, टेक केयर बेटा, लव यू ऑल।